Okay, good evening, everyone. Okay, you know what today, what we have to do? आज सिंपल से हम लोग पॉइंट करेंगे. आज एक्चुअली यू नो व्हाट हम लोग इस चैप्टर को एक बार रिकैप कर लेंगे और प्लस इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके ऊपर डील करेंगे. तो जैसा कि आपने देखा कि इस चैप्टर को हम लोगों ने लास्ट वीक फॉर लास्ट हम लोग के जो प्रीवियस क्लासेस थे उसमें इसको हम लोगों ने डील कराया. तो बस सिंपल सा पॉइंट करना हमें क्या करना है, तो इस चैप्टर को एक बार रिकैप करेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव पे फोकस करेंगे हम लोग, बस नथिंग एल्स. तो इज एवरीवन रेडी? अभी तो 5 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं बट टाइम जैसा कि बताया जा रहा है कि 4 टू हम लोग को आगे बढ़ना है. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग ड्रेनेज की बात करेंगे. हम लोगों ने ड्रेनेज को डिस्क्राइब किया था कि एक रिवर सिस्टम जो है उसको हम लोग ड्रेनेज कहेंगे, ठीक है. प्लस ड्रेनेज मतलब रिवर्स के थ्रू जिस एरियाज का निर्माण होता है उसको हम लोग ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं. और एक रिवर बॉडी, वाटर बॉडी जो है एक एरिया को दो भागों में डिवाइड करेंगे उसको हम लोग वाटर डिवाइड कहेंगे. जैसे एग्जांपल में यहाँ पे आप देख रहे हो स्ट्रीम ए स्ट्रीम बी. एरिया जो है वाटर एरिया जो है ये क्या कर रहा है, ये एरिया वाटर को रिवर को दो भागों में बांट दिया. तो स्टूडेंट इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या, जिसके रिवर सिस्टम के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम मतलब रिवर के बारे में स्टडी करना है. तो इसमें हम लोगों ने देखा था क्या, जिसके रिवर्स को हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर रहे हैं, जिसमें एक आपका हिमालय रिवर, दूसरा आपका पेरेनियल रिवर्स. स्टूडेंट मैंने इसमें आपको ये भी बताया था कि हिमालय जो रिवर है, सॉरी हिमालय रिवर को ही हम लोग पेरेनियल रिवर कहते हैं और पेनिनसुलर जो रिवर है उसको हम लोग सीजनल रिवर भी कहते हैं. और जब डिस्क्रिप्शन में आप गए थे तो मैंने आपको बता दिया था कि हिमालय रिवर का मतलब रिवर्स विच कंटेन वाटर थ्रू आउट द ईयर, मतलब वैसी नदियां जो सालों भर वाटर को कंटेन करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिमालय या फिर पेरेनियल रिवर्स. सेकेंड स्टूडेंट पेनिनसुलर मतलब हम लोगों ने सीजनल रिवर की बात की थी. तो इसमें डिस्कस क्या किया था हम लोगों ने कि वैसे रिवर्स जो थ्रू आउट मतलब सालों भर वाटर कंटेन नहीं करते उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओके उसको हम लोग बोलेंगे पेनिनसुलर रिवर. डन. इसके बाद स्टूडेंट हम लोगों ने क्या किया था, एक एक रिवर के बारे में वर्कआउट किया था, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने हिमालय रिवर की बात की थी. तो हिमालय रिवर मैंने बोला था बहुत सारे नदियां जो है जो पेरेनियल रिवर्स है वो हिमालय माउंटेन से निकलती हैं, उससे हम लोगों ने हिमालय रिवर बोला था. एग्जाम्पल के रूप में सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था सबसे पहले हम लोगों ने इंदुज रिवर के बारे में डिस्कस किया था. इंदुज नदी के बारे में हम लोगों ने बोला था. तो मैंने बताया था कि क्या चीज की तिब्बत में आप चले जाओगे, कहाँ पे, तिब्बत में आपका जो मानसरोवर लेक है, झील है, वहां से इस नदी का निर्माण होता है. और लद्दाख जो डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू एंड कश्मीर का जो डिस्ट्रिक्ट आप लोग का ये हट गया, तो लद्दाख से ये आपके देश के अंदर इंटर करता है. प्लस बहुत सारे ट्रिब्यूटरी जो इसको ज्वाइन करते हैं, जैसे में जास्कर, नुब्रा, शायो, हुंजा, ये सारे ट्रिब्यूटरीज है जो कि आपके इंदुज रिवर को ज्वाइन करती है कश्मीर रीजन में. फिर आगे स्टूडेंट मैंने बताया था कि बल्तिस्तान गिलगित की तरफ ये नदी जो है आगे बढ़ती है एटॉक माउंटेन की तरफ, और वहां पे सतलुज, बीज, रवि, चेनाब, ये नदियां, झेलम, ये सब इसको ज्वाइन करती हैं इंदुज को पाकिस्तान में इंटर करने के पहले. पाकिस्तान में कहा तो मीठानपुर. फिर स्टूडेंट इंदुज की बात आगे बढ़ती चली जा रही है और कराची के ईस्ट में अरबियन सी है, वहां पे जाकर ये मर्ज हो जाती है, वहां पे इसका एंडिंग पॉइंट है. इंदुज के प्लेन की बात करोगे तो बड़े ही जानते हैं आपके जेंटल स्लोप्स के हैं. इंदुज नदी की लंबाई की बात करोगे तो लगभग 2900 किलोमीटर, मतलब 2900 किलोमीटर की लंबी नदी. तो ये जो वर्ल्ड की लंबी नदियां उनमें से ये एक है.
फिर आपने लगभग इस नदी का 20% वाटर देखा, यहाँ पे आप पॉइंट पे आ गए हम लोग। 20% वाटर ही इसका हमारा देश यूज करता है, बट 80% वाटर जो है वो पाकिस्तान को चला जाता है। क्यों? बिकॉज एक ट्रीटी हुआ था 1960 में, इंदुज वाटर ट्रीटी। उसके आधार पे ये एक मतलब कि डील किया गया था कि जो रिवर्स है उसका 20% वाटर ही हमारा देश यूज करेगा और 80% वाटर जो है वो पाकिस्तान को सप्लाई किया जाएगा। तो ये था तुम्हारा इंदुज वाटर ट्रीटी। फिर आगे बढ़िए, आगे स्टूडेंट हम लोग को डिस्कस करना था गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। तो इस नदी के बारे में आपको मैंने बताया था, ये ट्रीटी हुआ था इंडिया पाकिस्तान के बीच के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आप देखते हो कि कभी कभी मोदी जी जब गुस्सा होते हैं तो वो बताते हैं कि भाई जो इंदुज वाटर ट्रीटी है उसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे और पाकिस्तान को वाटर सप्लाई नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान हमारे ऊपर बहुत सारे घाव पे घाव दिया जाए, ये आपका उस समय की जो कांग्रेस की सरकार थी उस समय की उन लोगों ने इसको किया था। तो कहने का पॉइंट है, अरे बहुत कुछ तो नेहरू जी करके गए। आपको तो पता ही है कि तुम्हारे ये जो यूएनओ का जो परमानेंट मेंबरशिप है ये इंडिया को मिलने वाला था, इंडिया को दिया जा रहा था, लेकिन भारत ने बोला कि भाई अभी हमको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और नेहरू जी ने इसको थाली में परोस के चाइना को दे दिया कि भाई चाइना तुम रख लो, तुम परमानेंट मेंबर बन जाओ, हम तो बाद में भी कभी बन जाएंगे। और आज आप देख रहे हो कि इंडिया जब भी स्टेप लेता है परमानेंट मेंबरशिप के लिए तो सबसे पहला रोड़ा कौन अटकाता है? तो चाइना जो है वो यहाँ पे सामने आता है कि इंडिया तो अभी कैपेबल ही नहीं है यूएनओ का परमानेंट मेंबर बनने के लिए। तो हमारे देश के लोग पहले से ही गांधीवादी रहे हैं। जिन लोगों ने कुछ, गांधी जी को तो आपने देखा है कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो कितने करोड़ रुपए हम लोगों ने दिए। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के सिस्टम कांग्रेस ने हमेशा किया है। तो ये एक ट्रीटी बनाया गया था कि भाई इस ट्रीटी के बाद इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन कुछ ठीक ठाक होगा, लेकिन आपने तो देखा है कि जब जब इंडिया ने आगे कोशिश किया है रिलेशन को ठीक ठाक करने के लिए, पाकिस्तान ने क्या किया है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं आगे आपको लेके जाऊंगा। अब गंगा नदी की बात करोगे स्टूडेंट, तो मैंने आपको बताया था गैसेस की हेड वाटर, मतलब जहां गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का निर्माण हुआ है और वहां पे इसका नाम है भागीरथी। ध्यान देना, गंगोत्री जब हेड वाटर मतलब जो माउंटेन पे निकलती है तो वहां पे इनका नाम भागीरथी है। प्लस देवप्रयाग में पहुंचते पहुंचते अलकनंदा एक दूसरी नदी है जो कि गंगा के साथ जुड़ जाती है, मतलब भागीरथी के साथ जुड़ती है। और हरिद्वार में गंगा नदी जो है वो जमीन में उतर जाती है। ध्यान देना पॉइंट। बहुत सारे ट्रिब्यूटरी जो कि गंगा को जोड़ते हैं, जैसे में यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। मैंने इसके बारे में बोला था कि कोसी नदी को शोक रिवर ऑफ स्टेट कहा जाता है, बिहार कहा जाता है, जो हिमालय माउंटेन पे निकलते हैं, मतलब नेपाल के हिमालय एरिया पे निकलते हैं। दूसरी तरफ आप जाओगे तो गंगा के लेंथ की बात करोगे तो लगभग 2500 किलोमीटर। और मैं आपको बता दूं कि लास्ट में गंगा नदी जो है वो बे ऑफ बंगाल में मिलने के पहले इसका मीटिंग जो होता है किसके बाद होता है? ब्रह्मपुत्र नदी के बाद होता है। और बे ऑफ बंगाल में जाने के पहले ये लोग दुनिया का सबसे बड़े डेल्टे का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। ध्यान देना, केवल पॉइंट पे समझते जाइएगा, सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और सुंदरबन डेल्टे का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा? बिकॉज ऑफ ए पर्टिकुलर स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेज विच आर फाउंड देयर। नाम उसका क्या है? सुंदरी। इसके बाद स्टूडेंट ब्रह्मपुत्र नदी की बात करोगे तो मैंने बता दिया था कि ये भी तिब्बत मानसरोवर लेक के जस्ट इस डायरेक्शन से इसका निर्माण होता है, और ये भी इंदुज एंड सतलुज की तरह सीधे एकदम स्ट्रेट आगे बढ़ रही है। ये इंदुज से थोड़ी सी लॉन्गेस्ट है। अब इस नदी की बात करो तो ये नदी अभी तिब्बत में है, प्लस नामचा बारवा एक माउंटेन है, पिक है, वहां पे आती है, वहां पे आके यू टर्न लेके आपके देश में अरुणाचल प्रदेश के थ्रू इंटर कर जाती है। ध्यान देना, नामचा बारवा का टोटल हाइट कितना है? तो 7757 मीटर लंबा है।
प्लस यहाँ पे इसको अरुणाचल प्रदेश में जो ये नदी है इसको यहाँ पे डिहंग कहा जाता है, ध्यान देना। और यहाँ पे कुछ और ट्रिब्यूटरी इसको जोड़ते हैं, जैसे में डिबांग, लोहित और भी अदर ट्रिब्यूटरी। बता दें तिब्बत में ये बहुत कम मात्रा में पानी लेके तिब्बत से आगे की तरफ बढ़ती है, अपने पास सैंड सिल्ट लेके आती है। लेकिन आगे कुछ नदियां इसको जब ऐड करती है आसाम साइड में, तो ये वहां के लिए बहुत ही ज्यादा डिजास्टर क्रिएट करती है, ठीक है। और ये भी आपको लास्ट में अपने बे ऑफ बंगाल में गंगा नदी के पास जाकर मर्ज कर जाती है, वहां पे मिलने के पहले सुंदरबन डेल्टा का निर्माण इनके द्वारा भी होता है। तो ये तो स्टूडेंट हो गया पेरेनियल रिवर्स। अब कुछ पेनिनसुलर रिवर्स की बात करोगे तो मैंने आपको बताया था कि पेनिनसुलर रिवर में जाओगे तो सबसे पहले तुमको नर्मदा नदी के बारे में पढ़ना है। तो नर्मदा की बात करोगे तो ये आपके अमरकंटक हिल्स जो कि मध्य प्रदेश में है वहां से निकलती है, याद रखना। नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक हिल मध्य प्रदेश से निकलती है। ये जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ती चली जा रही है और जाके समुद्र की तरफ आगे बढ़ रही है। फिर आपको आगे बता दें कि आगे आपने क्या पॉइंट देखा कि नर्मदा के जो ट्रिब्यूटरीज है, कुछ ट्रिब्यूटरी जो कि नर्मदा को जोड़ते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे साइज सेम साइज में जो भी है। और ये नदी किस किस स्टेट को टच करेगी, तो मध्य प्रदेश और गुजरात। तापी की बात करोगे, ध्यान देना, तो ये सब पूरा रेंज मतलब मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से होकर निकल रही है। ये भी नर्मदा की तरह ही ये भी वैली का निर्माण करती है। प्लस ये स्टेट मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को टच करके आगे बढ़ती है। इसके जो साथ की दूसरी नदियां हैं, जैसे मैं आपके वेस्ट डायरेक्शन में बहने वाली नदी साबरमती, माही प्लस भारत पूजा, पेरियार, ये भी कुछ नदियां हैं, ठीक है। गोदावरी की बात करोगे, मैंने पहले नहीं बता दिया था कि गोदावरी को हम लोग दक्षिण गंगा भी कहते हैं क्योंकि इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है, लगभग 1500 किलोमीटर। और इसका अंत एंडिंग पॉइंट कहां पे होता है, तो बे ऑफ बंगाल। स्टेट कौन कौन टच करेगी ये, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और गोदावरी के कुछ ट्रिब्यूटरी जो कि गोदावरी नदी को टच करते हैं, जैसे में पूर्णा, वारधा, प्रणिता, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा, ये सारे ट्रिब्यूटरीज है गोदावरी के। महानदी की बात करोगे स्टूडेंट, तो इससे महानदी की बात करोगे तो ये छत्तीसगढ़ से इसका निर्माण होता है और ईफा को टच करते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। लंबाई 860 किलोमीटर। और कौन कौन से स्टेट को टच कर रहा है इसको, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, 4 स्टेट को। कृष्णा बेसिन की बात करोगे तो कृष्णा बेसिन ये महाबलेश्वर से इसका निर्माण, 1400 किलोमीटर की लंबाई और बे ऑफ बंगाल में इसका अंत। इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करोगे तो तुंग भाद्रा, कोयना, घाट प्रभा, मुशी, भीमा, ये सब इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश स्टेट को टच करके आगे बढ़ती है। कुछ और कावेरी की बात कर लो तो ये ब्रह्मगिरी से इसका निर्माण, वेस्टर्न घाट से, और बे ऑफ बंगाल में इसका एंड है। लंबाई 760 किलोमीटर। इसके ट्रिब्यूटरीज में अमरवती, भवानी, हेमवती, काबिनी। स्टेट कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु को टच करके आगे बढ़ेगी। अब लेक झील की बात कर लो स्टूडेंट, तो मैंने बताया था कि लेक भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। झील मतलब ये क्या होता है, तो एक तरह का ये नेचुरल प्लस आर्टिफिशियल दोनों हो सकता है। तो ये नदियों की तरह बड़े लंबे नहीं होते हैं, छोटे लेवल पे फैले होते हैं और ये आपके देश की इकोनॉमी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे डल लेक की बात कर लो, तुम्हारा श्रीनगर में चले जाओ, नैनीताल में, ये सब जगह पे बहुत झील है जो कि अट्रैक्ट करते किसको, टूरिस्ट को। तो जो एक कुछ इंपॉर्टेंट झील है, जो अलग अलग तरह के शेप एंड साइज के मिल सकते हैं। जैसे में आप बात करो कि कुछ चिलिका लेक हो गया, इसके बाद पुलिकेट लेक, कोलेरू लेक, ये सब झील है।
राजस्थान में आप चले जाओ सांबर लेक, जो कि सॉल्टी लेक है, ध्यान देना यहाँ पे सबसे ज्यादा, इससे नमक भी हम लोग तैयार करते हैं। कुछ और भी लेक की बात कर लोगे तो फ्रेश वाटर लेक, जहाँ पे एकदम शुद्ध पानी मिलेगा, वो कौन कौन से झील है, तो उलर लेक जम्मू कश्मीर में है, और ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, आपके देश में। फिर डल लेक है, भीमताल जो है, नैनीताल, लोकटक एंड बारापानी, ये भी कुछ फ्रेश वाटर लेक्स है, झील है, ठीक है। अब चलो इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की तरफ अगर चले, तो स्टूडेंट हम लोगों ने बात किया था लेक के अगर इंपॉर्टेंस की बात करो तो देखो, सबसे पहले तो ये लेक्स जो होते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ से आप मछली फिशिंग का काम कर सकते हो, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पर स्विमिंग का काम कर सकते हैं हम लोग, प्लस ये इन्वायरमेंट के बैलेंस को मेंटेन भी करने का काम करते हैं, ये इकोसिस्टम को बढ़ावा देते हैं। तो ये सारे काम हमारे जो है वो लेक के द्वारा होते हैं। अगला जो पॉइंट है स्टूडेंट इसमें है कि रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, कि जो नदियां हैं उनका रोल क्या है आपके देश की इकोनॉमी में। एनीवन, कोई बताना चाहेगा? एनीबडी? वेरी लेस स्टूडेंट टुडे, आज नेटवर्क इश्यू है क्या बहुत ज्यादा? ओके अनुष्का कंटिन्यू। अनुष्का, इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर। Are in various ways, such as in agricultural activities, fishing activities, for visiting to attract the tourist, and for depositional activities, etc. ओके चलो ठीक है। रिवर्स का आपने इंपॉर्टेंट देखा कि, तो देखो रिवर्स को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट भी कहते हैं, मैंने पहले ही लास्ट क्लास में बता दिया था मैंने, जिससे मैंने बताया था कि रिवर्स को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोलते हैं। क्यों? बिकॉज रिवर्स आर यूजफुल टू अस बाय मैनी वेज, लाइक rivers provide water to the farmers for irrigation purpose, rivers helps in fishing too, rivers plays a very important role in depositional activity to form soil, rivers are also used to generate hydroelectricity, rivers also maintain the balance of our environment, atmosphere का balance को भी maintain करता है, ये आपके ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है, रिक्रिएशन में भी मदद करता है। तो बहुत सारे यूजेज है जो कि रिवर्स के, दैट्स व्हाई रिवर्स आर कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, इसलिए रिवर को लोग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख लो स्टूडेंट, एनआरसीपी मैंने बताया था, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, जिसको लगभग 1985 के समय इसको लॉन्च किया गया था, जिसका टारगेट है नदियों को साफ सुथरा करना, और इसी में एक जीएपी गंगा एक्शन प्लान को भी स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और अभी आपने देखा कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तो उन्होंने एक प्रोग्राम में स्टार्ट किया था नमामि गंगे, टू मेक अवर गंगा रिवर का नीट एंड क्लीन, इसके लिए उन्होंने नमामि गंगे जो प्रोग्राम था उसको स्टार्ट किया था। तो ये है स्टूडेंट। इसके बाद कुछ पॉल्यूशंस की बात अगर कर लोगे आप, तो रिवर पॉल्यूशन की बात करोगे, आखिर आज के डेट में रिवर पॉल्यूट हो रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या? अगम्य रिवर पॉल्यूशन। ऑडियो इज क्लियर? अगम्य आवाज जा रही है मेरी आपको? यस सर। रिवर, वेरी लेस स्टूडेंट टुडे। अगम्य ये बताओ कि रिवर पॉल्यूशन मीन्स व्हाट एंड व्हाट आर द फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ दैट
today our rivers are being polluted? Rivers are polluted because of many by many ways, as by domestic uses, and the factories also deposits their harmful um, materials to rivers, uh, and ओके ओके। तो पहला आपने बहुत अच्छा बताया, आपने बोला क्या चीज, रिवर का पोल्यूशन का पहला कारण है कि इंडस्ट्री से जो सेवेज है उसको बिना ट्रीटमेंट के आप रिवर बॉडी में एक्सपोर्ट कर रहे हो, डोमेस्टिक वर्क कर रहे हो, डोमेस्टिक वेस्ट को भी आप रिवर्स के अंदर पोल्यूट कर रहे हो। इसके बाद आपने बोला क्या चीज, कुछ नेचुरल एक्टिविटियां भी है, जैसे तेज हवा तूफान आएंगे, अपने पास सारे डस्ट पार्टिकल्स को जाकर नदियों में ऐड कर दिया, वो भी आपका कहीं ना कहीं रिवर पोल्यूशन का रीजन है। प्लस गाय भैंस जानवरों को आप लोग जो बैथ कराते हो नदियों में, वो भी कहीं ना कहीं वाटर प्रॉब्लम है, ठीक है। प्लस जो एनिमल्स मर जाते हैं, डेड बॉडीज होता है कि डिकम्पोज होना शुरू होता है वाटर बॉडी में, जो हम लोग थ्रो आउट कर देते हैं, उससे भी आपका पोल्यूशन जो है वो फैल रहा है। तो ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं वाटर पोल्यूशन के, रिवर पोल्यूशन के, ठीक है। और इसे कंजर्वेशन के लिए अपने गवर्नमेंट, इट इज क्लियर दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग सम मेजर स्टेप्स, but we the human, we as the responsible citizens have also to play very important role. We have to cooperate and support our government to make the river neat and clean, ठीक है। तो कैसे क्या करेंगे, तो जैसे में इसी के लिए एनटीपीसी हमने तैयार किया कि भाई आप कोई भी वेस्ट को अगर आप नदी में फेंको तो उसके पहले उसको ट्रीट करो, ये क्लैरिफाई करो कि वो नदी में जो जाएगा तो वो पोल्यूशन नहीं फैलाएगा, तभी जाके ये कर सकते हो, थ्रो आउट कर सकते हो। प्लस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप किस तरीके से उसको रिवर्स में फ्लो करा रहे हो। तो ये सब स्टूडेंट हो जाएंगे। चलो अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। एवरीबॉडी ऑल आर रेडी? ओके, देखो पहला है कि द सिटी लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंदूज एंड द गंगा रिवर सिस्टम इज, तो इंदू गंगा के बीच में जो शहर बसा है उस शहर का नाम क्या? चार ऑप्शन, जबलपुर, अंबाला, मेरू, चंडीगढ़। रेज योर हैंड्स। अनुष्का बोलो। Ambala. अंबाला, करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन, which river is called दिहंग when it enters India in अरुणाचल प्रदेश? कौन सी नदी जिसको हम लोग दिहंग बोलते हैं जब वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है? रेज योर हैंड। ओके अनुष्का, Brahmaputra. आप लोगों को नहीं पता, गम में आपको नहीं पता है? The world's largest drainage basin is of the, दुनिया के सबसे बड़े जो ड्रेनेज बेसिन है वो कौन से हैं? नाम दो। अमेजन रिवर, नील रिवर, गंगा रिवर, होंग हो रिवर। अगर मैं आप आंसर दो। ओके अमेजन, चलो ठीक है, तो चैट में ही आप लोग आंसर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। Which one of the following peninsular river of India flow west and next? माने कौन सी ऐसी पेनिनसुलर नदी है जो कि वेस्ट डायरेक्शन में बहती है? चार ऑप्शन, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, तापी। आंसर फास्ट। चैट में आंसर करिए। नो,
इसका आंसर होगा तापी। नो, मैंने तो आंसर ही बता दिया है, अब ऑप्शन क्या है? Which one of the following lake is artificial? इसमें से कौन सी नदी है जो, कौन सा झील है जो आर्टिफिशियल है? सांबर, चिलिका, पुलिकैट या फिर राणा प्रताप सागर? फास्ट, परफेक्ट, राणा प्रताप सागर सही है। Which of the peninsular river is called the दक्षिण गंगा? इसमें से कौन सी नदी जो दक्षिण गंगा कही जाती है? रेज योर हैंड्स, हैंड को दे पे आंसर दो। दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी सही है। अच्छा ये बताओ गोदावरी की टोटल लेंथ कितनी है? गोदावरी का टोटल लेंथ कितना है? ओके 1500 किलोमीटर सही है। द वैली ऑफ कश्मीर इज फेमस फॉर द, कश्मीर का वैल्यू क्यों फेमस है? डल लेक, हाउस बोट, शिकारा, ऑल ऑफ द अबव? फर्स्ट ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रेनेज बेसिन ऑफ महानदी इज नॉट शेयर बाय, महानदी जो हमारी जो नदी है वो किस घाटी से होकर नहीं गुजर, मतलब किस स्टेट से नहीं गुजरती है? चार ऑप्शन, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड है। महानदी किस स्टेट को टच नहीं करती है? फिर से चार ऑप्शन, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड है। अनुष्का का आंसर है मध्य प्रदेश सही है। अच्छा ये बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द वुलर लेक, वुलर लेक जो है वो किस स्टेट में है? चार ऑप्शन, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। ओके इसमें देखो तो वुलर लेक कहाँ पे दिया है? स्क्रीन तो सबको दिख रहा है। जम्मू एंड कश्मीर। द रिवर नर्मदा हैज इट्स सोर्स एट, नर्मदा रिवर जो है, नर्मदा रिवर जो उसका सोर्स कहाँ पे है? सतपुरा, डल, अमरकंटक या फिर गोविंद सागर? कहां से निकलती है नदी? GS, गोविंद सागर। अच्छा विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज ए सॉल्ट वाटर लेक? इसमें से सॉल्ट वाटर लेक कौन है? चार ऑप्शन, डल, सांबर, उलर, गोविंद सागर।
फास्ट, ओके सांबर सही है। अच्छा अगला क्वेश्चन है, ध्यान देना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया? सबसे लंबी पेनिनसुलर नदी कौन सी है? चार ऑप्शन, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। ओके परफेक्ट, सही है। Wainganga and Penganga are the tributaries of which of the following river? तो वेनगंगा और पेनगंगा किस नदी के ट्रिब्यूटरीज है? चार ऑप्शन, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। फास्ट, गोदावरी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गोदावरी? इस चार मैं नाम नदियों के बोलूंगा, इसमें से कोई एक नदी है जो कि गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है, आपको नाम बोलना है। चार, पहला पूर्ण, घाट प्रभा, आर्धा, प्रणिता। पास, पूर्ण है, प्रणिता है। इसका होगा घाट प्रभा। आंसर अगला देख लो। Which of the following rivers rises from the slope of the Western Ghat in the Nasik district of Maharashtra? महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से कौन सी नदी निकलती है? महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कोयना। बोलो आंसर फास्ट, फास्ट रिप्लाई में। फिर से एक बार क्वेश्चन मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स rises from the slope of the Western Ghat in the Nasik district of Maharashtra? महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से कौन सी नदी है जो कि ऑरिजिनेट होती है और निकलती है? चार ऑप्शन, महानदी, नर्मदा, गोदावरी, कोयना। फास्ट टेल मी। गोदावरी, परफेक्ट, सही है। ओके, विच रिवर कवर द एरिया ऑफ कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु? तो वो नदी का नाम बताओ जो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु तीनों स्टेट को टच करके आगे बढ़ती है। ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, मूसी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, मूसी। सही है। ओके, विच टाइप ऑफ लेक्स, sorry, which one of the following lakes
इज ए सॉल्ट वाटर लेक। इसमें से कौन सा सॉल्ट वाटर लेक है? चार ऑप्शन, वुलर लेक, सांबर लेक, बारापानी लेक, डल लेक। ओके, सांबर सही है। नो, वुलर लेक नहीं होगा। यहां देखो, अब मैं पॉइंट देखो, सांबर लेक इन द राजस्थान which is a salt water lake. It is water used for producing salt. अब वुलर लेक जो है वो आपका फ्रेश वाटर लेक है। ये जो आपने वुलर लेक बोला फ्रेश वाटर लेक है, ये सॉल्टी वाटर नहीं है। स्टूडेंट आगे देखो, which of the following lakes is formed as a result of tectonic activities? किस तरह के जो लेक्स है, झील है, उनका रिजल्ट मतलब उनका फॉर्मेशन ऑरिजिनेशन टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से होता है। चार ऑप्शन, वुलर लेक, कोलेरू लेक, लोकटक लेक, डल लेक। फास्ट, फास्ट, डल। ओके सही है। डॉल लेक, DALL, डल माने एकदम आलसी होता है, वो डल की बात नहीं कर रहे हैं। डॉल लेक। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेक क्रिएटेड बाय ह्यूमन? मतलब कौन सा ऐसा झील है जो नेचुरल है? ऑप्शन देखो, गोविंद सागर, निजाम सागर, बारापानी, हीराकुंड। नो, हीराकुंड। बारापानी होगा कि हीराकुंड होगा? नेक्स्ट, बारापानी होगा कि हीराकुंड? बारापानी। बारापानी होगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर नैनीताल एंड भीमताल लोकेटेड? नैनीताल और भीमताल किस स्टेट में लोकेटेड है? जेके, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। फास्ट, परफेक्ट, उत्तराखंड सही है। Which of the following is not one of the causes of river pollution? इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसके वजह से रिवर पोल्यूशन नहीं होता? चार ऑप्शन, बैनिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वेरियस रिवर एक्शन प्लान्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, या फिर नन ऑफ द अबव। फास्ट, क्वेश्चन नहीं समझा, फिर से समझो। मैंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ
कंसर्न ओवर राइजिंग पोल्यूशन इन आवर रिवर, मतलब कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट चलाया गया, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट चलाया गया जो रिप्रेजेंट करता है कि भाई पोल्यूशन को रोकने में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, मैंने गवर्नमेंट ने वो स्टेप लिया। तो बैनिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट को बंद कर दोगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे मिलेगा तुमको, वो कभी हो सकता है बंद। वेरियस रिवर एक्शन प्लान, बहुत सारे रिवर एक्शन प्लान जैसे नमामि गंगे, अलग अलग प्रोग्राम स्टार्ट किए गए, लॉन्च किए गए। रेन वाटर हार्वेस्ट, रेन वाटर को हार्वेस्ट करो। आंसर क्या होगा, एक्शन प्लान, रिवर्स एक्शन प्लान। तो ये तो स्टूडेंट हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव हो गया। सब्जेक्टिव में हम लोगों ने तो वर्कआउट किया ही है, ठीक है। अब चलो यहां से हम लोग डिस्कस करें अब आप लोग के थ्रू। आज ये बताओ, बहुत सारे स्टूडेंट, कम स्टूडेंट है, बहुत कम, ना के बराबर है, क्यों भाई? सब नेटवर्क, सही में नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है क्या? अच्छा, मैंने आप लोग को बताया था कि रिवर्स के पॉइंट्स को लिख लेना। नेम ऑफ रिवर, अनुष्का, अगम्य, आपने वर्क कर लिया, इसका होमवर्क किया? यस नो? अनुष्का डन? तो मैंने आपको बताया था कि नेम ऑफ रिवर, उसका फॉर्मेशन, मतलब कहां पे ओरिजिनेट हो रहा है वो, प्लस रिवर्स का रिवर्स के ट्रिब्यूटरीज, उसके लेंथ, उसका एंडिंग पॉइंट, उसके ट्रिब्यूटरीज और उसके स्टेट्स, किस किस स्टेट को आपके देश के टच करके वो आगे बढ़ रही है। तो ये लाइनिंग करके आपको वर्कआउट करना था, जो मुझे लगता है कि एवरीबॉडी, सबने ये कर लिया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? तो बताओ क्या करना है अभी आप लोग को, व्हाट यू वांट टू डू टुडे? अभी आपके पास 14-15 मिनट बाकी हैं, क्या करना है इसमें? अब तो ऑब्जेक्टिव ही हो गया। अगर आप लोग अपने ऑडियो को ऑन कर लो तो हम लोग कुछ क्वेश्चन पे डिस्कशन कर सकते हैं सिविक्स के। चैप्टर 1 का रिवीजन कराते हैं, चलो ठीक है। देखो स्टूडेंट, हिस्ट्री के चैप्टर 1 की बात करें तो सबसे पहले ही हम लोग स्टार्ट करेंगे 14 जुलाई। हम लोग को बात करना है क्या चीज, कि 1774 की घटना, जिस समय आपने देखा क्या चीज कि लुईस 16 जो था वो फ्रांस का राजा बना, बॉर्बन डायनेस्टी, कंजर्वेटिव सोच। मैंने आपको बता दिया था क्या चीज, उस समय 18वीं सदी, इन अर्ली 18th सेंचुरी, मतलब 18वीं सदी तक इसमें मैपवर्क की बात करिएगा तो मैपवर्क जैसे में रिवर्स के बारे में आ सकता है कि सो द स्टेट्स, उन स्टेटों को डिस्क्राइब करिए, दिखाइए। जैसे मैं सपोज करो कि ब्रह्मपुत्र नदी को दे दिया, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी को बता दिया कि बताओ कि भारत के किस किस स्टेट को टच करके ये ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो आगे बढ़ती है। या फिर गंगा नदी को दे दिया, सपोज करो कि यहाँ पे नर्मदा की बात करते हैं, नर्मदा को बताया कि नर्मदा किस किस आपके स्टेट, आपके देश से किस किस स्टेट को टच करके नर्मदा निकलती है। तो मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 2 स्टेट आपके दिमाग में होने चाहिए। और 2 स्टेट अगर दिमाग में आपके हैं तो सिंपल सा पॉइंट है क्या, जिसके मैप में आपको पॉलिटिकल मैप आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए कि पॉलिटिकल मैप में कौन सा स्टेट किस जगह पे है, ये पहला तो दिमाग में होना चाहिए आपके। ये देख लो यहाँ पे, तो सपोज करो कि इसमें सबसे पहले आपको स्टेट को जानना होगा, ठीक है। एक जैसे आप लोग का ऑफलाइन क्लास चलेगा तो उसमें सबसे पहले हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे आप लोग के
कि भाई साहब आप लोग पूरे मैप में एक एक स्टेट के बारे में समझ जाओ कि किस जगह पे कौन सा स्टेट है, तो बस वही पॉइंट्स हो जाएंगे। सपोज कर लो कि अगर दे दिया तुम्हारा गोदावरी कि भैया ये बताओ गोदावरी किस किस स्टेट को टच करके गुजरती है, सो सम स्टेट ऑन द मैप व्हिच आर बीइंग टच्ड बाय क्या चीज, गोदावरी रिवर। तो कुछ स्टेट में क्या क्या हो जाएंगे, तो जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये तीनों स्टेट, महाराष्ट्र हो गया, 4 स्टेट आपको दिखाने होंगे, जहां जहां वहां पर टिक आउट कर दोगे कि भैया ये बस ये मैप में यही है। महानदी को दे देगा तो महानदी में देखो 4 यहाँ पे भी महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, ये 4 स्टेट को टच करके महानदी नदी निकलती है। समझ में आ रहा है? गेटिंग यस नो? तो पहले आप पॉलिटिकल मैप दिमाग के अंदर रखो कि कौन सा स्टेट कहां पे है, और पॉलिटिकल मैप अगर दिमाग के अंदर है तो इजी तरीके से आप किसी भी रिवर्स को दिखा सकते हो, स्वैप कर सकते हो। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देख लो यहाँ पे, फिर यहाँ पे देख लो कृष्णा के बारे में पूछ दिया कि कृष्णा रिवर किस किस स्टेट को टच करके गुजरेगी, तो यहाँ देख लो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। तो मैप में अगर पता है कावेरी कहाँ पे, तो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। तो सबसे पहले आपका काम है कि पॉलिटिकल मैप को दिमाग के अंदर सेट करो कि आपके देश में पॉलिटिकल मैप मतलब कौन सा स्टेट कहाँ पे है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। उसके बाद ही आपका ये फर्क, तो वो अगर पता चल गया, पॉलिटिकल मैप दिमाग के अंदर हो गया, तो 9th और 10th का तुम्हारा मैप वर्क इजी हो जाएगा, एकदम इजी हो जाएगा। क्योंकि 9th में जो मैप वर्क पूछेगा वो केवल जियोग्राफी से ही पूछेगा। तो चलो हम लोग चलते थोड़ा चैप्टर 1 को एक बार शॉर्ट रिवीजन कर ले। अगर चलो देखो यहाँ पे, तो मैंने बताया कि 1774 में लुईस 16 जो था वो फ्रांस का राजा बन गया। भैया ध्यान देना, अब जब फ्रांस का वो राजा बन गया तो वो डायनेस्टी कौन सी थी, बॉर्बन डायनेस्टी थी, आइडिया कंजर्वेटिव थी। मैंने बताया था कि देखो 1789 के समय, मतलब 74 to 89 के समय पूरे यूरोप में 2 तरह के आइडियोलॉजी फ्लो अप कर रहे थे, पहला लिबरल, दूसरा कंजर्वेटिव। तो लिबरल वैसे लोग थे जो समय के साथ, वक्त के साथ अपने अंदर बदलाव चाहते थे, और कंजर्वेटिव ऐसे लोग थे जो थे वो हैं और वही रहेंगे, मतलब दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ एनी टाइप ऑफ चेंजेस विच टाइम, वो समय के साथ बदलाव नहीं चाहते थे। दे वांटेड टू प्रिजर्व देयर ओल्ड कल्चर, ओल्ड ट्रेडिशन एंड ओल्ड सिविलाइजेशन। वो चाहते थे जैसे है वैसे ही रहे, हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। डन? यस नो बोलते रहेगा तो वो मिलेगा कि भाई सब सुन रहा है। फिर आगे, अब देखो कहने का मतलब है कि जब लुईस 16 किंग बनता है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम फ्रांस वाज, यू नो व्हाट, फेसिंग अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन बहुत डैमेज था। मतलब इकोनॉमी की बात करें तो फ्रांस एकदम, मतलब फ्रांस was creeping like earthworm on the ground, जमीन पे वो रेंग रहा था, उसका इकोनॉमी जो था वो रेंग रहा था, पूरा सिचुएशन डैमेज था। रीजन, बिकॉज फ्रांस एक लंबी लड़ाई लड़ी थी टू मेक सम कॉलोनीज ऑफ अमेरिका का इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से कुछ अमेरिका की कॉलोनी को आजाद कराने के लिए उसने एक लंबा लड़ाई लड़ा था। वो भी लड़ाई कैसा, कर्ज लेके लड़ाई लड़ा था, बाय टेकिंग बाय बोरेन, बाय टेकिंग लोन, उसने ये लड़ाई करा था अमेरिका की कॉलोनी को आजाद कराने के लिए। ठीक है, अब स्टूडेंट जब ये राजा बनता है तो इसकी शादी किसके साथ होती है, मैरी एंटोनी, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। अब लुईस 16 की बात करो, देखो यहाँ पे जो रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके रीजन बहुत सारे बताए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला उसका इकोनॉमिकल रीजन था, इकोनॉमिकल कॉजेस। तो इकोनॉमिकल का मतलब हो गया क्या चीज, पैसे की कमी। ये लग्जरियस किंग था, लग्जरियस लाइफ जीता था, किसी से कम रहना नहीं चाहता था, एकदम मैं राजा हूं तो राजा की तरह रहूंगा, कर्ज लेके ही खाऊंगा लेकिन मछली चावल खाऊंगा, होता ना बहुत लोगों का, वो पॉइंट था उसके पास, जब राजा है भाई राजा की तरह रहेंगे। अब इसके वजह से आपने क्या देखा, पॉइंट क्या हुआ
इसकी वाइफ जो थी राजकुमारी जो थी वो भी लग्जरियस लाइफ जीती थी। प्लस दूसरा पॉइंट है क्या कि सोशल डिफरेंसेस, इसने अपने सोसाइटी को 3 भागों में डिवाइड किया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट। आपको पता है फर्स्ट सेकंड में नोबल एंड क्लर्जी लोग थे जिनको किसी तरह का टैक्स देना नहीं पड़ता था, अब प्लस ये राजा इनके ऊपर ज्यादा फेवर करता था। जबकि दूसरी तरफ थर्ड स्टेट जो थे, वही मैं बता रहा हूँ, पैसा तो था नहीं, तो वही मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे पैसा तो था नहीं, तो थर्ड स्टेट के ऊपर ये लोग क्या करते थे, हेवी टैक्स अपलोड करते थे। अरे आप ही आज ही देखो ना, अगम्य, आप अपने देश को देख लो, आपकी कंट्री के पास पैसा है क्या? अगर आज आप देख रहे हो कि मोदी जी कहाँ पे हैं, कौन टनल का उद्घाटन करने का है, लगभग 900 की 1000 करोड़ रुपए से वो बना हुआ है। यहाँ पे लोगों को खाने का व्यवस्था नहीं है, तुम 900 करोड़ रुपए का टनल का उद्घाटन करने जा रहे हो, भाई क्या बात है? तो आपकी गवर्नमेंट के पास कोई रोजगार है नहीं, कुछ है नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है। आखिर ये पैसे कहाँ पे आ रहे हैं? ये पैसे हम लोग जैसे लोग दे रहे हैं। पेट्रोल ले रहे हो, इंटरनेशनल मार्केट में 40 रुपए लीटर है, आपके देश में 85 रुपए लीटर है, तो 45 रुपए एक्स्ट्रा उसमें ऐड करके आपसे लिया जा रहा है। रोजगार है नहीं। हमारे नेताजी लोग को देखो एकदम लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, पैसा तो है ही नहीं देश के पास। 80% लोग बेरोजगार हो गए, फुटपाथ पे आ चुके हैं, फिर भी आपके लीडर जो एकदम लग्जरियस मर्सिडीज कार में घूम रहे हैं। इलेक्शंस तुम्हारे स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया, इलेक्शंस कराया जा रहा है, पैसा तो है नहीं, फिर क्या? तो ये पैसे किससे आ रहे हैं? हम लोग जैसे लोगों से आ रहे हैं। रोको इसको, रोको हेलमेट नहीं है, चल 500 रुपए ला इधर, 2000 का चालान काटो, इसका ये काटो, वो काटो, दिस काटो, दैट काटो। पेट्रोल 85 रुपए, चलो 90 रुपए लीटर कर दो। आलू 40-50 रुपए केजी कर दो। खाने वाले लोग तो खाएंगे ही, चाहे कुछ भी करके खाएं। तो गवर्नमेंट के पास तो पैसा नहीं है, फिर ये पैसा उनके पास कहां पे रहा है? इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए। ये इलेक्शन फ्री में थोड़ी ना हो रहा है, लगभग नहीं भी होगा तब भी 500 करोड़ रुपए इस इलेक्शन में खर्च होंगे। इलेक्शन कमीशन का 500 करोड़ खर्च होगा, तो फिर ये कहां से आएंगे पैसे? पैसे हम लोग जैसे लोगों से लेंगे वो लोग, हम लोग का ब्लड सक करेंगे वो लोग, दे आर ब्लड सकर। तो ये सिचुएशन तुम्हारा लुई 16 का था। तो ऐसा थोड़ी ना कि पैसा नहीं तो पूरा भिखारी ही था वो। उसने क्या किया, थर्ड स्टेट के ऊपर हेवी टैक्स लोड कर दिया कि आप जाइए टैक्स दीजिए, आप कहीं पे दीजिए। अब सपोज 40 रुपए केजी आलू अगर कर दे, इमेजिन करो, मैं बता रहा हूँ जो पॉइंट। अच्छा चलो ठीक है, रुको, वेट। देखो शुभम ने एक पॉइंट लिखा है कि सर गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर टू बूस्ट आवर इकोनॉमी एंड इंश्योर द कनेक्टिविटी टू टैकल चाइना। मतलब गवर्नमेंट हमारी खर्च कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पे कि हम लोग चाइना को पीछे करके आगे बढ़ जाए। अच्छा भैया एक बात बताओ, शुभम तुम थोड़ा अनम्यूट कर लो अपने को। यस सर। ओके चलो अनम्यूट करो। ये बताओ आपकी गवर्नमेंट, चलो मैं ये नहीं बोलता कि खर्च नहीं कर रही है, गवर्नमेंट जो इन्वेस्ट कर रही है, 2-4 इन्वेस्टमेंट बताओ जिससे कि हमारा देश जो है वो चाइना को बैक करके आगे की तरफ बढ़ जाएगा। ये बताओ 4-5 को पॉइंट बताओ मेरे को, कहाँ कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कर रही है? कहाँ है? मेरे को तो दूर दूर तक पूरे छपरा में पानी दिखाई दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बताओ तो कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हो? टेल मी फास्ट। सर इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, ऊपर से जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में हाईवेज एंड सिक्किम को रेलवे से कनेक्ट कर रहे हैं। सर ऐसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तभी ट्रेड होगा, और ट्रेड होगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा। इसी तरह ट्रेड होगा तो रोजगार बढ़ेगा तो इकोनॉमी बढ़ेगी तो क्या होगा, नहीं होगा, घर। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आपने बताया कि दिल्ली और मुंबई में हब बनाया जा रहा है, ठीक है, हब बनाया, चलो ठीक है। तुम्हारे स्टेट में लगभग 28 स्टेट्स है, और 28 स्टेट में केवल दिल्ली मुंबई को अगर हब बना दें और वो दो को हब बना के आप जहाँ सोच रहे हो कि 26 स्टेट्स के प्रॉब्लम जो वो सॉर्ट आउट हो जा रहे हैं, तो फिर ये तो हमारी अलग सोच है। हम दूसरे स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, मैं बात करूं आप अपने बिहार पे लेके चलो, छोटा एग्जांपल, ठीक है। सर बिहार की इकोनॉमी 10% से ग्रो कर रही है, आप रिपोर्ट देखिए। कहाँ पे ग्रो 10% के ऊपर ग्रो कर रही है? यस सर। कहाँ पे ग्रो कर रही है? बिहार की
सर ये रिपोर्ट आया था कि पिछले साल बिहार की इकोनॉमी 10% से ग्रो की है। अच्छा एक बात बताओ सुबह, मैं छोड़ा तुमको, मैं रिपोर्ट कार्ड की बात नहीं करता, ठीक है? आई एम नॉट टॉकिंग सर रिपोर्ट कार्ड, रिपोर्ट चार्ट की उसमें वो पूरे ऊपर के लोग हैं, वो जो लिख के तुमको दे देंगे तुम वही पढ़ेगा, हम लोग भी वही पढ़ के समझते हैं, ठीक है? मैं ये बता रहा हूँ कि छोटा एग्जाम्पल, ये तुमने बोला कि इस साल 10% बढ़ गया इकोनॉमी, तुम ये बताना चाह रहे हो। देखो छोटा एग्जाम्पल, नो इस सर 200 हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? 2019 का बात कर रहा, मैं 2020 का बात नहीं कर रहा। 19 में 10% बढ़ गया था, यस सर, 20 में से क्या हो ग्रोथ गया? की थी। इस साल भी 2020 एंड ही नहीं हुआ है, मैंने 20 में अभी तक सिचुएशन ठीक है। अभी एंड नहीं हुआ, अभी तक सर रिपोर्ट नहीं आया है। अच्छा चलो ठीक है, आप बता रहे हो, देखो चलो ठीक है, आप बता रहे हो कि 2019 में हमने देखा कि हमारे यहाँ का इकोनॉमी, बिहार का इकोनॉमी 10% बढ़ गया। चलो मैं आपकी कुछ देर के लिए आपकी बात को अगर मैं मान लूं, अगर कुछ देर के लिए आपकी बात मान लूं, तो ये मेरे को बताओ कि किस जगह पे 10% बढ़ा है भाई? ना तुम्हारे स्टेट में कोई इंडस्ट्री है, तुम्हारे देश का जो वाइन शॉप था उसको क्लोज ही कर दिया गया, इंडस्ट्री की कुछ पॉइंट ही नहीं है। एग्रीकल्चर में तो तुम देख लो कि 15 डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा हर साल डूबा ही रहता है, एग्रीकल्चर का तो सिचुएशन डैमेज ही है। तुम्हारे यहाँ रोजगार के देखते हो कि तुम्हारे हमारे स्टेट से लेबर किस तरीके से माइग्रेट करके दूसरे स्टेट की तरफ भागते हैं, तो फिर बिहार का इकोनॉमी ग्रो कहां से कर गया? किस जगह पे ग्रो कर गया? कैसे, कहां पे ग्रोथ दिखाई दे रहा है आपको? दो चार इकोनॉमिक एग्जांपल बताओ जहां पे बिहार का लगता है कि वो 2-4% सेक्टर से जिन लोगों ने बिहार की इकोनॉमी को ग्रोथ करने में द बेस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। मेरे को 2-4 एग्जांपल बताओ कि बिहार का इकोनॉमी कैसे बढ़ गया। दिल्ली मुंबई का मैं समझ सकता था, बिहार का इकोनॉमी की बात कर रहे हो। एग्रीकल्चर सेक्टर, अभी तुमको पता है कि बिहार, 15-16 डिस्ट्रिक्ट तुम्हारा पानी में डूबा हुआ है पूरा पूरी यस तरीके सर से। बट यस सर बट बिहार में 15-16 डिस्ट्रिक्ट ही थोड़ी ना है, और भी तो है। और क्या जरूरी बात, तो नहीं ना कि 15-16 डिस्ट्रिक्ट के सारे फसल बर्बादी हो जाएंगे, कुछ तो बचे होंगे ना एटलीस्ट। वो तुम घर कहाँ है छोटू तुम्हारा शुभम? छपरा में ही है सर। वो छपरा में है। एक बार चल तो मेरे साथ, मैं तेरे को दिखाता बाढ़ का समस्या, वहां पे पहाड़ पे पूरा का पूरा स्टेट डूबा हुआ है, और तेरा वो बाढ़ में तेरा फसल कहाँ पे होने जा रहा है? देखो शुभम, मैं आपको अब अपने पॉइंट से बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे छोटा पॉइंट, मैं तुमको ये पॉइंट बता रहा हूँ कि तुम अपने स्टेट की बात करोगे, अगर तुम्हारा इकोनॉमिक्स जो चैप्टर है ना, इकोनॉमिक्स जो चैप्टर है उसको यस जब सर। पलट के देखोगे, चैप्टर तुम्हारा पोवर्टी जो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, उसमें तुम्हारे स्टेट को किसके साथ कंपेयर करता है जानते हो? उड़ीसा के साथ कंपेयर करता है कि गरीबी में नंबर 1 कभी बिहार तो कभी उड़ीसा एक नंबर में आ जाता है। सर तो बिहार गरीब इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई बिजनेस करना ही नहीं चाहते हैं, यहाँ पे सब लोग को नौकरी ही करना है, किसी को भी मालिक बनने का शौक ही नहीं है। और सरकार कितना अच्छा चलो, ज्यादा से ज्यादा कितना देगी, क्या कितना एम्प्लॉयमेंट सर, सरकार ज्यादा से ज्यादा कितना एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, कितना भी हो जाए। बाहर के देश में देखिए, यूएसए, चाइना, जापान, सरकार कितना ही देगी, एक हद तक देगी ना, उसके अच्छा आगे तो हम एक लोग को ओके ओके खड़ा होना ओके पड़ेगा। चलो ठीक है शुभम, एक हद तक देगी। तो आप कहना चाहते हो कि हमारे स्टेट के हर बंदे को बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए, यू वांट टू अरे से दैट? हर सभी को तो नहीं, बट एटलीस्ट कुछ तो को करना चाहिए ना। तो आपको आपको क्या लगता है कि हमारे स्टेट में बिजनेसमैन नहीं है? आप देख रहे हो कि वी मार्ट, V2, V3, V4 ये सब खुल रहा है, हर आदमी तो वी मार्ट नहीं ना खोल सकता है। सर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बात कर रहा मैं। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम और आप कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए करोड़ों रुपए उस पर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। कितने आपके स्टेट में वैसे लोग हैं जो करोड़ों रुपए खर्च करके इन्वेस्ट करके आपका स्टार्ट कर सके इंडस्ट्री? और आपको नहीं लगता कि मल्टीनेशनल लेवल की जो कंपनियां आपके देश के अंदर इंटर करती हैं उनको आपके स्टेट में बुलाने की जिम्मेदारी आपके स्टेट गवर्नमेंट की भी है? यस सर है। अब कहने का देखो, कहने का मतलब, अगर गवर्नमेंट फेल कर 15 साल से हमारे, देखो मैं किसी गवर्नमेंट को पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूं, हमने देखा कि 15 साल आरजेडी की शासन चला, 15 साल एनडीए की प्रशासन चला, ठीक है? और दोनों साम्राज्य में जब लगभग 30 साल निकल गए, 30 साल में एक भी मल्टीनेशनल कंपनी आपके स्टेट के अंदर इंटर की? यस कि नो? टेल मी फास्ट। नो सर। नो सर, चलो ठीक है। ये 30 साल के अंदर तुम्हारे स्टेट का एजुकेशन सिस्टम कितना सुधरा? टेल मी फास्ट। बहुत कम। हेल्थ सिस्टम कितना सुधरा? टेल मी फास्ट। वो नेगेटिव में है। अगले पॉइंट की तरफ चलोगे तुम, छोटा सा पॉइंट देखो, तुम्हारे यहाँ 30 साल सर पहले मैं भी स्टेट बाढ़। लेवल का बात नहीं कर रहा सर, मैं नेशनल हाँ लेवल का बात कर रहा हूँ।
आपने बोला कि मोदी जी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं और ये टर्न्स नो नो बना रहे हैं, मैंने उस पर ओ बोला। भाई मैं मोदी जी को लग्जरियस मैं मोदी जी की लग्जरियस लाइफ नहीं बता रहा। मैंने बोला कि मोदी जी तो लग्जरी, वो तो बड़े साधु सन्यासी आदमी है। ऐसा नहीं कि मैं मोदी जी के अगेंस्ट में बात कर रहा हूँ, मैं उस सेंटर लेवल के गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। वहां पे कोई भी जाए, सिस्टम सबके सामने सेम है। अच्छा एक बात बताओ, मोदी जी पे ही चलो लेके चलते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी साहब हमारे प्रधानमंत्री हैं भाई, ये नो डाउट कि प्रधानमंत्री है द बेस्ट प्रधानमंत्री, नो डाउट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिनको इजी तरीके से उन्होंने सॉर्ट आउट कराया, जिसको हम लोग कभी इमेजिनेशन नहीं कर सकते थे। बट जब इकोनॉमी की बात आएगी तो वहां पे आप देखोगे कि कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट फेल है। छोटा सा एग्जांपल देख लो, एक भी एमएनसी मल्टीनेशनल लेवल की कंपनी हमारे देश के अंदर इंटर नहीं कर रही है। कर रही है सर। अच्छा कौन? सर मैं नाम नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा आज शाम को कोचिंग के बाद सर्च करके। कर अभी रही है। यस सर, उत्तर प्रदेश में अबाउट 5 लाख एकड़ कुछ जमीन दिया गया है। अच्छा मैंने कर रही है, अभी की नहीं ना है। नो सर, बट कर रही है, ये डील फाइनल हो गया है। अच्छा डील बहुत सारे फाइनल होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे कैंसिल होते हैं। जब इलेक्शंस के टाइम आते हैं ना भैया, तो बहुत सारे डील हो जाते हैं। अरे नहीं सर, ये क्या बोलते हैं, चाइना से एग्जिट कर रही है ना, तो वही इंडिया में आ रही है कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, आ जाए तो हम लोग देखेंगे, चलो ठीक है। तो ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अच्छा है, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो एक छोटा सा हम लोग यहाँ पे ब्रेक लेंगे, बिकॉज अगम में उनको डॉक्टर के पास जाना है और भी चीजें हैं। चलो ठीक है, चलो सुबह में हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तू मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना, और उसके बाद मैं आज ओके तेरे सर। फिर स्पेशल कन्वर्सेशन करता हूँ मैं, ठीक है, डिस्कशन ओके करता सर। हूँ। चलो ओके, ओके बाय। ऐसे